हेलो गाइस, स्वागत है आपका एसपीबी इंजीनियरिंग इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम ओप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इस सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस जो कि एंडसेम एग्जाम के लिए भी आईएमपी हो सकते हैं एंड ओरल एग्जाम के लिए आईएमपी हो सकते हैं। तो ये सब देखने वाले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। So this video is all about most time questions about the OOPS for the oral and exam exam. So start करते हैं। So हमारा पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू OOPS concepts. So यूनिट वन में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आईएमपी है that is what is procedure programming and the limitation of the procedure programming. After that, second question is what is object oriented programming and the need of object oriented programming. So object oriented programming क्या है और हमें object oriented programming की नीड गरज क्यों पड़ी ये हमें बताना है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन से व्हाई डू वी क्रिएट क्लास, हम क्लास क्यों बनाते हैं। नंबर 4 इज व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो बेसिकली आई विल टेल यू क्लास इज एन blueprint through which objects are created. Class is a blueprint through which objects are created and the object is an instance of a class. उसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन है व्हाई डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट क्यों तैयार करते हैं। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फॉर एक्सेसिंग द मेथड्स ऑफ द नॉन स्टैटिक कंस्ट्रेंट। दैट मीन्स हम जब भी मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें नॉन स्टैटिक जो हमारा मेथड होते हैं, नॉन स्टैटिक क्लास के अंदर के जो नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। सो दैट इज द यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट इसलिए तैयार करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आईएमपी व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ OOPS। That this is very important, like explain encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism। ये जो फोर पिलर्स है उसके ये बहुत आईएमपी है। इसके ऊपर एंडसेम एग्जाम में भी बहुत आईएमपी क्वेश्चंस आएंगे एंड ओरल एग्जाम में भी आपके ऊपर ये आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे। सो ये चार अच्छी तरीके से आपको करके जाना है। सो बेसिकली इनकैप्सुलेशन होता क्या है। सो इनकैप्सुलेशन is the process of binding data and the methods together in a single entity that is class. That means हमें वेरिएबल्स एंड मेथड्स को एक ही प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, उसको एनकैप्सुलेशन बोला जाता है। एक ही प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स एंड मेथड्स को बाइंड करने की प्रोसेस को एनकैप्सुलेशन बोला जाता है। आफ्टर दैट अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्शन क्या है। सो अब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ showing only important details and hiding the unnecessary and unwanted detail, that is the abstraction। मतलब ओनली जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है, इम्पोर्टेंट थिंग्स है वही दिखाना और जो अनवांटेड है अननेसेसरी उसको हाइड करना, इसी को अब्स्ट्रक्शन बोला जाता है। सो आफ्टर दैट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच क्लास चाइल्ड क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज of the parent class। So inheritance क्या है। So inheritance is the property by which child class inherit the properties from the parent class। मतलब parent class से जब child class properties inherit करा जाता है उसको inheritance बोला जाता है। So polymorphism क्या होता है। So polymorphism is the multiple forms of the same thing, like एक ही चीज के multiple forms होते हैं। like polymorphism is the ability to take more than one form। like हम example लेते हैं, like हम एक human being है, वो किसी के लिए फादर है, किसी के लिए सन है, ऑफिस में कलीग है, ऑफिस में एम्प्लॉई है। सो एक ही ह्यूमन है, एक ही इंसान है, लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशन के अंदर डिफरेंटली बिहेव करता है। सो पॉलीमॉर्फिज्म वही है कि एक सेम थिंग यानी कि कुछ भी हो सकता है और डिफरेंटली बिहेव करता है डिफरेंट सिचुएशन में। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज द मल्टीपल बिहेवियर्स ऑफ द सेम थिंग। रियल टाइम एग्जांपल के साथ मैंने आपको ये समझा दिया कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर एक ही सेम पर्सन या सेम थिंग डिफरेंटली बिहेव करता है डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, उसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। सो आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन दी यूनिट 2, दैट इज अवर इंट्रोडक्शन टू कोर जावा। इसके अंदर बहुत सारे एमपी क्वेश्चंस है जो जो हमने यूनिट 1 में एमपी क्वेश्चंस देख लिए पहले कि यूनिट 1 के अंदर हमारे एमपी क्वेश्चंस क्या थे हमने देख लिए। लाइक इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट के अंदर हम सारे हमने आईएमपी क्वेश्चन देख लिए। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन ये तो हमें करने ही है अच्छी तरीके से, लाइक फोर पिलर्स ऑफ ओप्स जो कि बहुत आईएमपी है, मैंने अभी बताया। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू कोर जावा। सो एक्सप्लेन हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ जावा। सो जावा की हिस्ट्री और इवोल्यूशन कैसा हुआ वो बताओ। सो बेसिकली मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि जावा किसने डेवलप की थी और अब कौन उसको ओन कर रहा है। So Java is developed by the Sun Microsystems in the 1995, but now owned by the Oracle। So Java को Sun Microsystem ने 1995 में बनाया था, अब उसको Oracle ओन करता है। So this is the MP questions, like
हिस्ट्री और इवोल्यूशन ऑफ जावा आपको पूछ सकते हैं ओरल के अंदर कि जावा को किसने बनाया, लेकिन जावा को सन माइक्रोसिस्टम ने बनाया, अब उसको ओरेकल ओन करता है। उसके बाद एक्सप्लेन जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, ये भी बहुत एमपी क्वेश्चन है। तो जेएम होता क्या है? तो जेवीएम जो हमारा जावा वर्चुअल मशीन है वो जेडीके के अंदर होता है। जेडीके के अंदर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। जो रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर जावा वर्चुअल मशीन होता है। सो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर जावा वर्चुअल मशीन जो होता है वो क्या करता है कि जब भी जावा कंपाइलर कन्वर्ट करता है हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड के अंदर, सो बाइट कोड को कन्वर्ट करने का काम मशीन कोड यानी कि जो कंप्यूटर को लैंग्वेज अंडरस्टैंड होती है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम जावा वर्चुअल मशीन यानी कि जेवीएम करता है। सो दिस इज द क्वेश्चन 2 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सप्लेन जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन का काम क्या है इसको एक्सप्लेन करो। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ जावा प्रोग्राम कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ये बहुत एमपी क्वेश्चन है, जावा प्रोग्राम कैसे कंपाइल होता है और एग्जीक्यूट होता है। तो जावा प्रोग्राम, फर्स्ट हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद जावा कंपाइलर दैट इज द जावा सी। सो जावा हम पहले जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद जावा प्रोग्राम हम लिखने के बाद जावा प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं हम बाइट कोड के अंदर। जावा कंपाइलर सोर्स कोड जो हम लिखते हैं उसको बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद जावा कन्वर्ट करने के बाद जावा वर्चुअल मशीन यानी कि जेवीएम उस बाइट कोड को मशीन कोड यानी कि बाइनरी कोड जो कि 0 1 होता है उसके अंदर कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर को अंडरस्टैंड हो जाए, कंप्यूटर को समझ आए। उसके बाद व्हाट इज जीआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है? So Java runtime environment provides the environment for running the Java application simple में। and the JDK what is Java development kit। ये सारे क्वेश्चंस यूनिट 2 के अंदर आईएमपी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ जावा, जावा के फीचर्स एक्सप्लेन करो। लाइक मैं शॉर्ट में बताता हूँ जावा के फीचर्स क्या हो सकते हैं। लाइक जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा इज रोबस्ट सिक्योर, जावा जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ द जावा दैट यू हैव टू नो अबाउट। ये भी ओरल के अंदर पूछ सकते हैं। why do we use loops in java, जावा के अंदर लूप्स को क्यों यूज करते हैं, ये भी बहुत एमपी क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट आर द वेरिएबल्स इन जावा, जावा के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं या वेरिएबल्स क्या होते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा, ये भी बहुत एमपी क्वेश्चन है। लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपने देखे होंगे लाइक इफ एल्स एल्स इफ स्विच ब्रेक कंटिन्यू, ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। so, उसके बाद विच आर द ऑपरेटर्स आर यूज एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर यूज इन जावा। तो जावा के अंदर कौन से ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं और ऑपरेटर्स के टाइप बताओ। लाइक ऑपरेटर्स के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स उसी को ही रिलेशन ऑपरेटर्स बोला जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा सच एज द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, relational operators, assignment operators, logical operators, and the bitwise operator. There are different types of operators in Java. उसके बाद what is method overloading in Java? Method overloading is the process of using multiple methods with the same name, but by using different number of parameters or different types of parameters. तो ये भी आप याद रख लेना। उसके बाद how do we can create objects in Java? By using the new keyword we can create the object in Java. ये बहुत एमपी क्वेश्चन, इसको भी अच्छी तरीके से आपको करके जाना है। उसके बाद एक्सप्लेन अबाउट स्टैटिक मेंबर्स एंड स्टैटिक मेथड्स, how we can access non-static methods in static concept, that is very important। उसके बाद is there any need of creating objects for accessing static method in static constant, यानी कि ऑब्जेक्ट तैयार करने की कोई जरूरत होती है क्या स्टैटिक मेथड को स्टैटिक कांस्टेंट यानी कि स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस करने के लिए। सो बेसिकली जब भी हम ऑब्जेक्ट इसीलिए तैयार करते हैं कि हमें नॉन स्टैटिक कांस्टेंट को स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस करने के लिए। लेकिन जब स्टैटिक मेथड हो और उसको स्टैटिक स्टेट के अंदर हमें एक्सेस करना हो तो उसके लिए ऑब्जेक्ट तैयार करने की जरूरत नहीं होती। हम डायरेक्टली बाय यूजिंग दी क्लास नेम एंड उसका मेथड का नाम यूज करके उसको मेथड को कॉल कर सकते हैं, लाइक बाय यूजिंग दी क्लास नेम डॉट मेथड नेम। उसके बाद क्वेश्चन 14 इज दी व्हाट आर दी कंस्ट्रक्टर एंड व्हाई वी यूज कंस्ट्रक्टर इन जावा, जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर क्या होता है और हम कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं। उसके बाद व्हाट इज द गार्बेज कलेक्शन इन जावा, व्हाट आर द फाइनलीज एंड फाइनल मेथड एंड फाइनल वेरिएबल्स एंड फाइनल क्लास इन जावा, ए बी आई एम पी। उसके बाद इफ वी डिक्लेयर एनी वेरिएबल एज फाइनल कैन वी चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आफ्टर दैट। लाइक हम किसी भी वेरिएबल्स को फाइनल डिक्लेयर किया तो उसको हम उसके बाद चेंज कर सकते हैं नहीं, एक बार हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फाइनल डिक्लेयर किया तो उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो फाइनल रह जाता है। सो दैट इज द डिफरेंस। अगर किसी भी वेरिएबल्स को हमने एक बार फाइनल डिक्लेयर किया तो उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती। सो दिस इज द अबाउट द फाइनल वेरिएबल, फाइनल क्लास एंड द फाइनल कीवर्ड। उसके बाद विच आर द डाटा टाइप्स इन जावा, जावा के अंदर बहुत डाटा टाइप्स किस टाइप के होते हैं, लाइक प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स।
प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर आते हैं आईएनटी, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, ये सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर रहते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर हमारी स्ट्रिंग आती है, अरेज आते हैं, इंटीजर आते हैं। तो स्ट्रिंग क्लास होती है, इंटीजर भी क्लास होता है, वो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर आते हैं। So this are all about the data types in Java. So we have discussed far about the data types in Java, जो कि दो टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। उसके अंदर प्रिमिटिव के अंदर INT, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट ये सब आते हैं। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर स्ट्रिंग, इंटीजर एंड अरेज ये सब डाटा टाइप्स आते हैं। सो अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच आर दी कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा। जावा के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक इफ एल्स, स्विच, कंटिन्यू, ब्रेक, डिफरेंट टाइप्स। सो अब ये सारे आईएमपी क्वेश्चन हो गए यूनिट 2 से, ये बहुत आईएमपी, इसको आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। हमें अभी कंट्रोल सिस्टम के स्टेटमेंट्स के बारे में देखा। कंट्रोल सिस्टम स्टेटमेंट होता है इफ एल्स, स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारे कंट्रोल सिस्टम स्टेटमेंट होते हैं जावा के अंदर। ये सब आपको अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद यूनिट 2 जो हमारा कोर जावा है, इसके सारे आईएमपी क्वेश्चन तो हमने देख लिए। अब आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं यूनिट 3, दैट इज इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारा आईएमपी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बारे में हमने अभी देखा कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस इन विच चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम इट्स पेरेंट क्लास। सो इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर चाइल्ड क्लास इनहेरिट होता है आपके पेरेंट क्लास से। तो उसके टाइप से सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस आपको अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। क्वेश्चन 3 is what is dynamic method dispatch in Java? What is the use of super and final keywords? Explain about abstract methods and classes. Can abstract classes can only contain abstract methods? ये भी क्वेश्चन बहुत आईएमपी ओरल में पूछा जा सकता है कि abstract classes के अंदर ओनली abstract मेथड हो सकती है। सो दैट इज नॉट करेक्ट। abstract classes के अंदर abstract भी एंड नॉन abstract मेथड्स भी हो सकते हैं। उसके बाद what is array and why do we use array? That is also the important question. तो ये हमने अभी तक यूनिट 3 इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ आईएमपी क्वेश्चन देख लिए। इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला था एकदम डिटेल में, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। लेकिन आप इसको कर लेना अच्छी तरीके से, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ओरल एग्जाम के लिए भी एंड एंडसेम एग्जाम के लिए भी। So we move on the question number 8, that is explain about 2D arrays. Question number 9, that is explain about wrapper classes. So all these IMP questions from the unit 3, that is inheritance and polymorphism. आपको इनहेरिटेंस अच्छी तरीके से करना है एंड आपको पॉलीमॉर्फिज्म अच्छी तरीके से करना है कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, and different types of polymorphism, that is the runtime polymorphism and the compile time polymorphism. Explain the different types of polymorphism. इधर दो क्वेश्चंस हमारे रह गए, लाइक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दो टाइप्स होते हैं, लाइक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये दो टाइप्स हमारे रह गए, ये भी आपको अच्छी तरीके से करना है। इधर नहीं दिखेंगे, लिखने को लग गया है, लेकिन ये अच्छी तरीके से करना है कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है और पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप, दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो यूनिट 4 के एमपी क्वेश्चन देखते हैं। इंटरफेसेस एंड पैकेज, एक्सप्लेन अबाउट द इंटरफेस। ये यूनिट 4 का इंटरफेसेस एंड पैकेजेस का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि बहुत आईएमपी है। इंटरफेरेंस, एक्सप्लेन अबाउट द इंटरफेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कैन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इंटरफेस। इंटरफेस के हम ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। हम इंटरफेस के ऑब्जेक्ट नहीं तैयार कर सकते, वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर द इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वी परफॉर्म मल्टीपल इनहेरिटेंस बाय यूजिंग इंटरफेस। हम इंटरफेस का यूज करके कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए फंक्शनल इंटरफेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल इंटरफेस इज ए इंटरफेस which has only one abstract method. फंक्शनल इंटरफेस ऐसा इंटरफेस होता है उसके पास सिर्फ एक ही abstract method होती है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज लैम्बडा एक्सप्रेशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 4 का, दैट इज इंटरफेस एंड पैकेजेस। सो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन अबाउट पैकेजेस इन जावा, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद how we can import the packages in Java file, that is also important. How we can access and use the packages in Java, that is very important। कि हम जावा के अंदर पैकेजेस को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइक जावा के हम फाइल तैयार करते हैं, लाइक जावा का कोड जिस फाइल में लिखते हैं हम डॉट जावा करके, उसके अंदर हम पैकेज को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So after that we will move on the question number 8, that is how we can access and use the packages in Java. So Java के अंदर हम पैकेजेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, लाइक उसको पैकेजेस को यूज कैसे कर सकते हैं, लाइक जब हम भी जावा फाइल के अंदर पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं, सो उस पैकेजेस के अंदर कुछ क्लासेस होते हैं,
सो पैकेजेस को हम जनरली इंपोर्ट इसी सो तो हम देख रहे थे कि व्हाट इज पैकेजेस इन जावा। जब भी हम जावा का कोड लेते हैं, लाइक जावा का कोड लिखते हैं डॉट जावा फाइल करके वीएस कोड के अंदर या किसी भी कोड एडिटर के अंदर, तब हम किसी कुछ कुछ क्लासेस होते हैं, लाइक अरेज क्लास होते हैं, अरेलीज क्लास होते हैं। तो इन क्लासेस को हमें एक्सेस करने के लिए हमें पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कुछ पैकेज होते हैं, लाइक यूटिल पैकेज है, लाइक फाइल हैंडलिंग का फाइल क्लासेस है, फाइल फाइल पैकेज है। इस पैकेज के अंदर कुछ क्लासेस होते हैं, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते जावा के कोड के अंदर। सो उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें पहले पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज वो क्लासेस पैकेज के अंदर आते हैं। सो हम पैकेज को इंपोर्ट कर लिए हमारे कोड के अंदर, तो हम उसको यूज कर पाते हैं। यानी कि जब भी हम किसी भी पैकेज को इंपोर्ट कर पाते हैं, लाइक सपोज हमें फाइल बनानी है, हमें फाइल तैयार करनी है, फाइल क्रिएट करनी है, फाइल के अंदर कुछ लिखना है, फाइल राइट करना है, फाइल को रीड करना है, तो पहले हमें फाइल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि इनपुट आउटपुट जो पैकेज है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर फाइल क्लास आती है। अगर हमें उस पैकेज को इंपोर्ट नहीं करेगा तो जो हमारा वीएस कोड है उसको पता ही नहीं चलेगा ये फाइल है क्या। इसलिए उस पैकेज के अंदर इनपुट आउटपुट पैकेज हो या उस फाइल पैकेज हो, उस पैकेज के अंदर ही सारे क्लासेस आते हैं। तो पहले हम उस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हमें ये सारे क्लासेस को पता चलेगा। इसलिए हम पैकेज को इंपोर्ट करते हैं जावा के अंदर। और उसको इंपोर्ट करने के लिए पहले इंपोर्ट का स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, इंपोर्ट जावा डॉट पैकेज नेम। डेट हमें सिर्फ स्पेसिफिक क्लास चाहिए होगा तो इंपोर्ट जावा डॉट पैकेज का नाम और स्पेसिफिक क्लास। अगर इंपोर्ट जावा डॉट पैकेज का नाम और हर हमें से सारे क्लासेस चाहिए होंगे, उस पैकेज के अंदर के सारे क्लासेस चाहिए होंगे, तो हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके सारे पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। So this is about what is the package in Java, how we can import the package in Java file, how we can access and use the package in Java। ये सारे पैकेज के ऊपर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके पूछ सकते हैं। तो ये सारे यूनिट 4 के एमपी क्वेश्चंस थे जो हमने अभी तक देख लिए इंटरफेरेंसेस एंड पैकेज के ऊपर। अब देखते हैं यूनिट 5 जो कि मल्टी थ्रेड एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग है। इस यूनिट के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस जो कि ओरल एग्जाम के लिए भी और वाइवा एग्जाम के लिए भी एंड एंडसेम एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूनिट 5 के ऊपर जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो कि ओरल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड एंडसेम एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो सब हम देखते हैं। सो यूनिट 5 इज अवर मल्टी थ्रेडिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग इन जावा? सो बेसिकली जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है? सो मल्टी थ्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एट ए टाइम। मतलब मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली होता है कि हम एक ही टाइम के अंदर एक मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सके। सो बेसिकली अगर आपको किसी ने मल्टी थ्रेडिंग पूछा जावा के अंदर, तो मल्टी थ्रेडिंग ये बताने का, मल्टी थ्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इन ए प्रोसेस और इन ए प्रोग्राम। मतलब एक ही प्रोसेस के अंदर, एक ही प्रोग्राम के अंदर जब हम मल्टीपल टास्क एक ही टाइम के ऊपर साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं, उसको मल्टी थ्रेडिंग बोला जाता है। यानी कि मल्टी थ्रेडिंग यानी कि हमें मल्टीपल थ्रेड्स तैयार करने हैं साइमल्टेनियसली प्रोसेस के अंदर। मतलब एक ही प्रोग्राम, एक प्रोसेस के अंदर हमें मल्टीपल थ्रेड्स तैयार करने हैं एक ही टाइम के अंदर, उसको मल्टी थ्रेडिंग बोला जाता है। दिस यूनिट 1 यूनिट 5 के ऊपर मल्टी थ्रेडिंग का जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग इन जावा, ये बहुत टाइम पे क्वेश्चन है। एंड सेम एग्जाम के ऊपर भी आएगा और ओरल एग्जाम में भी आएगा, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। आपको एक क्वेश्चन फिक्स पूछेंगे, तो मल्टी थ्रेडिंग का क्वेश्चन फिक्स करके जाना है। उसके बाद एक्सटेंड अबाउट थ्रेड लाइफ साइकिल। थ्रेड लाइफ साइकिल क्या होती है? सो थ्रेड लाइफ साइकिल के अंदर 5 स्टेट्स होती है। पहली होती है न्यू, उसके बाद होती है रनेबल, उसके बाद होती है रनिंग, उसके बाद होती है वेटिंग और ब्लॉक, और उसके बाद होते हैं टर्मिनेटेड। तो पहले हम थ्रेड को क्रिएट करते हैं, और थ्रेड क्रिएट करने के बाद वो न्यू स्टेट के अंदर होता है। उसके बाद हम उस थ्रेड को जब स्टार्ट कॉल करते हैं तो वो थ्रेड रनेबल होता है। मतलब वो थ्रेड रन होने के लिए रेडी होता है। लाइक जब भी हम थ्रेड को स्टार्ट इस मेथड से कॉल करते हैं और थ्रेड रेडी होता है, मतलब वो थ्रेड रन होने के लिए, वो थ्रेड स्टार्ट होने के लिए रेडी होता है, मतलब वो थ्रेड रन होने के लिए रेडी होता है, वो रनेबल स्टेट होती है। उसके बाद रनिंग स्टेट, दैट मीन्स थ्रेड हमने स्टार्ट मेथड को कॉल दिया, उसके बाद जेवीएम इंटरनली रन मेथड को कॉल करता है, तो थ्रेड हब रन हो रहा है, मतलब थ्रेड रनिंग स्टेट में। और वेटिंग मतलब किसी दूसरे थ्रेड ने जो कि दूसरी थ्रेड है उसने हमारे करंट थ्रेड को डिले दिया, स्टॉप किया डिले मेथड से, मतलब स्लीप मेथड से स्टॉप किया, या वेट मेथड या ज्वाइन मेथड से स्टॉप किया, तो हमारा करंट थ्रेड रुक जाता है, वेटिंग में मिल जाता है। और उसके बाद ये सारी प्रोसेस होने के बाद हमारा थ्रेड टर्मिनेटेड होने जाता है, मतलब थ्रेड हमारा खत्म हो जाता है, थ्रेड डेड हो जाता है। तो थ्रेड के बॉन्ड से डेड होने तक ये सारी प्रोसेस है थ्रेड की, कैसा हो सकता है थ्रेड की लाइफ साइकिल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज एक्सप्लेन अबाउट थ्रेड लाइफ साइकिल, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है।
उसके बाद हाउ वी कैन क्रिएट थ्रेड, ये भी बहुत एमपी क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये भी यूनिट 5 का बहुत एमपी क्वेश्चन है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग द एरर्स, लाइक एक्सेप्शन यानी कि एरर्स। सो एक्सेप्शन इज द एरर व्हिच कम्स एट द रन टाइम, जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं, जब और एरर आते हैं, लाइक प्रोग्राम रन करने के टाइम कंपाइलेशन एरर आता है, रन टाइम एरर आता है, ये सारे क्या है, एरर्स है। सो एक्सेप्ट उसी को एक्सेप्शन बोला जाता है। सो लाइक एक्सेप्शन लाइक अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये सारे एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सारे एरर्स को, इन सारे एक्सेप्शन को हैंडल करने का प्रोसेस है। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग द एक्सेप्शन और एरर। उसके बाद विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन जावा, लाइक जावा के अंदर किस किस टाइप के एरर्स है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन अबाउट ट्रैकेज ब्लॉक, कि हम एरर हैंडल करने के लिए ट्रैकेज ब्लॉक का कैसे यूज कर सकते हैं। हाउ वी कैन क्रिएट मल्टीपल कैश स्टेटमेंट्स, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ वी कैन क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन यानी कि ऐसा एक्सेप्शन जो हम खुद से तैयार करते हैं, खुद से उस एक्सेप्शन को तैयार करते हैं, उसको कस्टम एक्सेप्शन बोला जाता है। और हमारा लास्ट का क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रो एंड थ्रो कीवर्ड इन जावा। सो बेसिकली थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू throw keyword is used to throw the exception in Java. That means throw keyword is used to manually or explicitly throw an exception in Java. तो throw keyword का यूज मैन्युअली और एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए होता है। लाइक हम खुद से हमारे हाथ से जो कुछ एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, उसको उसके लिए थ्रो कीवर्ड का यूज होता है। सो थ्रो कीवर्ड इज यूज टू मैन्युअली or explicitly throw an exception, while throws keyword is used to declare an exception. सो ये सारे एमपी क्वेश्चन थे यूनिट 5 मल्टी थ्रेडिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग के। सो थ्रो कीवर्ड का सिंटैक्स है लाइक थ्रो एक्सेप्शन टाइप कुछ तो है, वो आप देख लेना। सो दिस आर द एमपी क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 5 दैट इज मल्टी थ्रेडिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो हमने सारे एमपी क्वेश्चन सारे यूनिट्स के ओप्स के देख लिए, जो कि एंडसेम एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड दी ओरल एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे एमपी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होंगे तो नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में एक नंबर पिन किया है, उस पर व्हाट्सअप करना। आपको ये सारे बुक्स के मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो कि ओरल एग्जाम के लिए भी एंड एंडसेम एग्जाम के लिए भी बहुत मोस्ट एमपी है, ये आपको मिल जाएंगे, एकदम फ्री में मिलेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में एक नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सअप करना। आपको उसके मोस्ट एमपी क्वेश्चन ओरल एग्जाम के लिए भी एंड एंडसेम एग्जाम के लिए भी एमपी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको मिल जाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर पिन किया है, उस पर व्हाट्सअप करना, आपको एमपी क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। सिर्फ नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर व्हाट्सअप करना, आपको एमपी क्वेश्चंस की पीडीएफ एकदम फ्री में मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि अदर बच्चों को और अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।